दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी 3 हफ्ते पहले जब विश्व भर में इस वर्ष के मध्य तक अपेक्षित मंदी की चर्चाएं प्रखर हो चली थीं, तभी रूस के यूक्रेन पर हमले का विषय मानो आउट ऑफ सिलेबस के तौर पर उभरा। ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच सब कुछ सामान्य था, बल्कि तनाव तो बहुत समय से चल रहा था। लेकिन रूस इतनी जल्दी और इतनी तीव्रता से हमला करेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कम से कम व्यक्तिगत तौर पर मुझे तो नहीं थी। कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो स्टील वालों ने इसे सीरियसली ही ले लिया। पिछले 2 हफ्तों में इस युद्ध की वजह से स्टील सेक्टर में इतना कुछ बदल गया कि इस विषय पर एपिसोड बनाना अनिवार्य हो गया। स्पेशल एंड अलॉय स्टील सेगमेंट में जहां सिर्फ कुछ दिन पहले तक ओईएम्स अपनी सुस्त पड़ी मांग की वजह से स्टील वालों से प्राइस रिडक्शन लेने पर विचार कर रहे थे, तभी इसी हफ्ते स्टील प्रोड्यूसर्स ने 10 से 12 रुपए तक की प्राइस इंक्रीज की डिमांड और रख दी। खैर, उनकी यह मांग पूरी तरह नाजायज भी नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लोहे की कीमतों में 100 से $150 यानी कि तकरीबन 8,000 से 12,000 रुपये प्रति टन तक का इजाफा हुआ है। और इसका सीधा असर हमारे लोकल बाजारों में देखने को मिला, जहां कमोडिटी स्टील की कीमतें 10 से 12 रुपये तक तुरंत बढ़ गईं। युद्ध तो यूक्रेन में था, लेकिन इसका खामियाजा विश्व भर के बाजारों ने भुगता। क्यों भुगता, इस एपिसोड में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। बहरहाल, शुरुआत करने से पहले एक विशेष जानकारी कि हमारा आज का यह एपिसोड स्पॉन्सर किया है ऑटो इंटरनेशनल ने। पंजाब के इंडस्ट्रियल हब लुधियाना में स्थित यह कंपनी ड्रॉप्ड फोर्ज एंड मशीन कंपोनेंट्स बनाने के लिए जानी जाती है। कार्बन, एलॉय स्टील और एल्यूमिनियम फोर्ज कंपोनेंट्स के अलावा ट्रैक्टर पार्ट्स, एग्रीकल्चर पार्ट्स, हैवी कमर्शियल व्हीकल पार्ट्स व जनरल इंजीनियरिंग गुड्स इनके प्रमुख प्रोडक्ट्स हैं। ISO 9001, 14001 और IATF जैसे ऑटो इंडस्ट्री से संबंधित तमाम सर्टिफिकेशंस से लैस यह कंपनी भारत के अलावा जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, पोलैंड, टर्की और ब्राज़ील तक में अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, टैफे, VI, महिंद्रा, डैमलर जैसे अनेकों नामी गिरामी OEMs इनके टायर 2 क्लाइंट्स हैं। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर व फैसिलिटीज़ की अधिक जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट aint.in पर जा सकते हैं या फिर यहाँ दिए गए मेल ID अथवा कॉन्टैक्ट नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। ऑटो इंटरनेशनल के साथ साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे कोल्हापुर महाराष्ट्र के निवासी श्री रोहन कश्यप जी का, जिन्होंने हमें कमेंट सेक्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण कंटेंट भेजा, जिससे प्रेरित होकर हमने यह वीडियो बनाया। उनका पूरा कमेंट हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां आप जाकर उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर लौटते हैं। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। न सिर्फ यह दूसरा सबसे बड़ा देश है, बल्कि अपने अथाह नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से यह बेहद महत्वपूर्ण देश भी है। यूरोप के लिए सही मायने में यह एक सोने की चिड़िया है, और यही वजह है कि दुनिया की हर महाशक्ति इस पर अपनी नज़र गड़ाए हुए है। यूक्रेन के पास 1.09 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर के रूप में यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व है। इसके अलावा यूक्रेन के पास आयरन ओर, कोल, टाइटेनियम और कई अन्य नॉन मेटालिक रॉ मटेरियल का विशाल भंडारण है। यह दुनिया का 5th लार्जेस्ट आयरन एक्सपोर्टर है। स्टील की बात करें तो विश्व का यह 13वां सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपना 80% स्टील निर्यात करता है। 2021 में यूक्रेन ने 21.4 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस किया, जिसमें से 17 मिलियन टन दूसरे देशों को निर्यात किया। स्टील के अलावा यूक्रेन स्क्रैप का भी महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। 2021 में वहां 3.9 मिलियन टन स्क्रैप जनरेट हुआ, जिसमें से 616,000 टन निर्यात हुआ। यूक्रेन से स्टील इंपोर्ट करने वाले प्रमुख देशों की सूची आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूस के हमले के चलते यूक्रेन का स्टील प्रोडक्शन, स्क्रैप कलेक्शन, कोल माइनिंग, नेचुरल गैस माइनिंग व लॉजिस्टिक्स सब कुछ ठप पड़ गया। एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स भी जो जहां जिस स्टेज पर थीं वो वहां फंस गई। इस वजह से इंटरनेशनल सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई। सप्लाई चेन प्रभावित हुई तो ऑयल, गैस, स्क्रैप, आयरन ओर, स्टील सहित हर कमोडिटी का रेट अबाध गति से बढ़ गया। कुछ सचमुच सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से बढ़ा, कुछ सेंटीमेंट्स की वजह से और काफ़ी कुछ मौका परस्ती की वजह से भी बढ़ा। कुछ कमोडिटीज़ के रेटों में युद्ध शुरू होने से पहले और बाद का अंतर आप यहाँ देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे ही रेट अनाप शनाप बढ़ने लगे तो भारत में प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर्स के तो पौ बारह हो गए। फिर सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। नतीजा यह हुआ कि सिर्फ 2 हफ्तों के अंतराल में ही स्टील के रेट 10 से 13 रुपए तक बढ़ गए। स्टील यूजर्स जिन्हें इस वर्ष के मध्य तक रेटों में कुछ राहत मिलने की उम्मीद थी, वो बहरहाल हवा हवाई हो गई है। ऐसा नहीं है कि रेट नीचे नहीं आएंगे,
लेकिन उतने नीचे नहीं आएंगे जितने बढ़ चुके हैं। युद्ध विराम के तुरंत बाद सेंटीमेंट्स की वजह से ही 2 से 3 रुपए रेट नीचे आ जाएंगे, लेकिन यह तो केवल मध्यांतर होगा। असली कहानी तो उसके बाद शुरू होगी। मध्यांतर के बाद फोकस में आएगा रूस, जिस पर लगभग सारा यूरोप ही निर्भर है। रूस विश्व का 5वां सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है। यह न सिर्फ बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है बल्कि बहुत बड़ा स्टील एक्सपोर्टर भी है। 2021 में रूस ने 76 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस किया और 40 मिलियन टन यानी कि आधे से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। यूरोप के कुल स्टील इंपोर्ट का 20% हिस्सा रूस से ही आता है। यूक्रेन के हिमायती यूनाइटेड स्टेट्स ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही साथ पूरे यूरोपियन यूनियन पर दबाव भी बनाए हुए है कि वो भी रूस पर प्रतिबंध लगाएं। यूरोप में रूस से भारी मात्रा में नेचुरल गैस और ऑयल की सप्लाई आती है। पूरे यूरोपियन यूनियन का 40% गैस और 27% तेल सिर्फ रूस से ही आता है। इसी के मद्देनज़र जर्मनी और हंगरी ने फैसला लिया है कि वो कम से कम रूस से आने वाले तेल और गैस पर तो प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, लेकिन रूस से आयात होने वाला स्टील जरूर प्रतिबंधों के दायरे में आ जाएगा, क्योंकि स्टील इंपोर्ट करने के कई विकल्प हैं और उनमें से भारत एक बड़ा विकल्प है। भारत के स्टील प्रोड्यूसर्स के लिए यूरोप में अपना शेयर बढ़ाने का यह एक सुनहरी अवसर है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं और यहाँ भी है। अवसर के साथ साथ चुनौती भी है। रूस पर चौतरफा प्रतिबंध लगाने के बाद रूस की अपनी घरेलू हालत भी बेहद खराब हो चुकी है। उसकी करेंसी रूबल डॉलर के मुकाबले लगभग डूब चुकी है। उसका स्टॉक मार्केट युद्ध होने के अगले दिन से ही बंद पड़ा है। ऐसे में युद्ध जारी रखने के लिए रूस को हर दिन $20 बिलियन का खर्चा करना पड़ रहा है। ऊपर से ज़्यादातर अमेरिकन कंपनीज और यूरोपियन कंपनीज ने वहां अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं, जैसे कि BMW, जैगुआर, टोयोटा, वोक्सवैगन, होंडा, क्राइसलर समेत सभी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज अपना प्रोडक्शन बंद कर चुकी हैं। ऐसे में रूस में न सिर्फ स्टील की घरेलू मांग न्यूनतम स्तर पर है, बल्कि बेरोजगारी भी चरम सीमा पर है और उसके नागरिक अचानक से बेहद गरीब हो चुके हैं। बैंक्स में पैसा नहीं है और लगभग सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होल्ड पर हैं। ऐसे में रूस को इस वक्त बहुत सारा पैसा चाहिए और वो भी तुरंत। अब रूस स्टील का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। यदि उसका स्टील यूरोपियन देशों में नहीं जाएगा तो वह एशियन कंट्रीज खास करके चीन और भारत में अपनी सप्लाई बढ़ाएगा, उसे चाहे जो भी रेट मिले। ऐसे में एशियाई रीजन में भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए कंपटीशन बढ़ेगा। इस बढ़े हुए कंपटीशन की वजह से भारत में स्टील का रेट कितना गिरता है और किस लेवल पर जाकर सेट होता है, इसका अंदाजा तो युद्ध खत्म होने के 1-1.5 महीने बाद ही पता चलेगा। यह वीडियो शूट करने तक 17 दिन बीत चुके हैं और फिलहाल युद्ध जारी है। कब तक चलेगा, क्या यह युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा, फिलहाल इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं और रेटों का जो भी लेवल सेट होगा वो पिछले वर्ष के मुकाबले ज़्यादा ही होगा। यानी कि यह वर्ष भी स्टील प्रोड्यूसर्स के नाम ही रहने वाला है। जहां तक छोटे उद्योगों का सवाल है तो फिलहाल उन्हें उनकी मुश्किलों से निजात मिलती नहीं दिख रही। हमारे इनबॉक्स और कमेंट बॉक्स में ऐसे कई कमेंट्स आते हैं जहां लोग अपनी परेशानियां बयां करते हैं और बताते हैं किस तरह से उनके बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मिस्टर राहुल पटेल की एक पोस्ट मैं यहाँ साझा कर रहा हूँ। पढ़कर दुख होता है। पिछले 2 वर्षों में तकरीबन 9% MSMEs बंद हो चुके हैं। यदि हमारी वीडियोस सरकार तक पहुंचती हैं तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि छोटे बिजनेसेस के बारे में भी कुछ सोचे, क्योंकि घरेलू मांग और रोजगार यहीं से बढ़ेगा। लगातार बढ़ रहे दामों की वजह से GST कलेक्शन तो बढ़ ही रहा है, इसलिए और कुछ नहीं तो कम से कम ब्याज की दर तो कम की ही जा सकती है, ताकि हमारी अपनी घरेलू मांग बढ़े और हम सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मांग पर ही निर्भर न रहें। विदा लेने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करके स्टील की बात स्टील वालों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।